नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सब। आज की क्लास में हम व्याकरण में संज्ञा प्रकरण, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, जहां से कम 3 से 4 प्रश्न जरूर बनते हैं, उसी वीडियो लेकर हुई। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कोशिश यही करूंगी कि कोई भी टॉपिक, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कोई भी टॉपिक आपके एग्जाम में रह ना जाए। हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल ही निःशुल्क तैयारी की जाती है। तो आप सभी संस्कृत विद्यार्थियों का लाभ उठाएं। कोई भी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर चैनल जरूर करिए, और जो भी संस्कृत के आपके मित्र हैं उनसे हमारे चैनल को जरूर शेयर करिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, और आज की क्लास में हम व्याकरण अध्ययन में संज्ञा प्रकरण को देखेंगे। हम संज्ञा को देखेंगे, संधि देखेंगे, जो लिखी दी है उसको भी देखेंगे। ऐसे करके आप भी समक्ष पूरा का पूरा हो जाए। तो उसी क्रम में संज्ञा प्रकरण बहुत बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा ही होगा, लेकिन वहां से आपको 4 से 5 प्रश्न बनेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, चीजों को याद करने का प्रयास करिएगा। हम स्टार्ट करने से पहले व्याकरण के बारे में बताते हैं कि मनुष्य अपन की वो दूसरे समझाने की आवश्यकता पड़ती है, सिखाने के लिए होता है। इसलिए पाणिनि, वररुचि और पतंजलि जैसे विद्वानों ने व्याकरण की रचना कर संपूर्ण मानव जाति पर उपकार किया है। तो उसी क्रम में हम सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे परिभाषाओं को। एक एक परिभाषा को आप देखते चलिएगा, याद करते चलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो है संज्ञा प्रकरण, तो देखें संहिता संज्ञा। सन्निकर्ष संहिता, संहिता की परिभाषा है परः सन्निकर्ष संहिता। इसका मतलब होगा वर्गों की अत्यधिक निकटता संहिता कही जाती है। तो वर्गों की, एक मिनट पतला करते हैं। वर्गों की अत्यधिक निकटता संहिता कही जाती है, यानी आधी मात्रा के काल के व्यवधान से युक्त होने की के नाम से भी जाना है। वर्ग की अत्यधिक निकटता संहिता कही जाती है, यानी आधी मात्रा के काल के व्यवधान से युक्त होने की स्थिति ही अब देखेंगे संयोग। हलो हलोऽन्तरा संयोगः, हलोऽनन्तराः संयोगः। स्वरों से रहित व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। हलो हलोऽनन्तरा संयोगः, स्वरों से रहित व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। अगला है गुण। अदें गुणः, अ, ए तथा ओ की गुण संज्ञा होती है। गुण संज्ञा
का सूत्र है अदेंग गुणः। कभी कोई ऐसा पूछ देता है कौन सा संज्ञा सूत्र है, कौन परिभाषा सूत्र है, इसको बहुत ध्यान रखना है। तो गुण की परिभाषा है अदेंग गुणः। अ, ए तथा ओ की गुण संज्ञा होती है। अगला है वृद्धि। वृद्धि रादैच अर्थात ए तथा ओ की वृद्धि संज्ञा होती है। दीर्घ आ ए ओ वृद्धि संज्ञक वर्ण है। तो वृद्धि रादैच आ ऐ तथा ओ की वृद्धि संज्ञा होती है। दीर्घ आ ऐ ओ वृद्धि संज्ञक वर्ण है। अब है प्रातिक। कहते हैं अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम अर्थात वह सार्थक शब्द या प्रातिपदिक प्रत्यय चिन्ह हो, दीर्घांत और समास हो, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम वह सार्थक शब्द या प्रातिपदिक जो धातु या प्रत्यय से भिन्न हो या कृदंत तद्धितांत और समास हो, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछता है नदी। युस्त्राख्यौ नदी। युस्त्राख्यौ नदी अर्थात उकारांत उकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है। तो नदी संज्ञा का सूत्र है युस्त्राख्यौ नदी। ईकारांत उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है, जैसे वधू। जिन शब्दों का प्रयोग मात्र स्त्रीलिंग में होता है वे नित्य स्त्रीलिंग कहे जाते हैं। तो नित्य स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग मात्र स्त्रीलिंग में होता है वे नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। अब गी संज्ञा देख लीजिए। गी संज्ञा का सूत्र है शेषो और शब्दों की घी संज्ञा होती है। एकमात्र शब्द सखी को छोड़कर सभी ह्रस्व इकारांत उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है। तो फिर से देख लीजिए, जिनकी नदी संज्ञा नहीं है ह्रस्व इकारांत और उकारांत शब्द की घी संज्ञा होती है। एकमात्र शब्द सखी को छोड़ इकारांत उकारांत संज्ञा होती है। अब हम देखेंगे उपधा। उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा का सूत्र है त्यात पूर्व उपधा। अलोन अलोन्त्यात पूर्व उपधा अर्थात अंत्य अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है, जैसे मुच में चकार अंत्य अल है, जो चार है वो अंत्य अल से जो वर्ण है। यानी मुच में च जो है वो अंत्य अल है, उससे पूर्व में क्या है उ, यानी उकार। अतः उकार की उपधा संज्ञा होगी। फिर से देख लीजिए,
अलोन्त्यात पूर्व उपधा। अंत्य अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जो अंत्य अल है उससे पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो जैसे उदाहरण लिया है मुच, मुच में जो चकार क्या है, अंत है, और उससे जो पूर्व वर्ण है वो क्या है, उकार है। अतः उकार की उपधा संज्ञा होगी। अगला है अप्रिक्त। इसका सूत्र है अप्रिक्त एकाल प्रत्यय अर्थात एक अल वाला प्रत्यय, यानी जिस प्रत्यय में एक वर्ण ही शेष रह जाए। एक अल वाला प्रत्यय यानी जिस प्रत्यय में एक वर्ण ही शेष रह जाए उसकी कौन सी संज्ञा होती है, उसकी अप्रिक्त संज्ञा होती है। जैसे सु में उकार की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। तो सु में उसका क्या होगा, संज्ञा का लोप हो जाएगा। तब वहां एक सकार शेष है, यहाँ सकार की अप्रिक्त संज्ञा होगी। तो फिर से देख लीजिए, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, एक अल वाला प्रत्यय यानी जिस प्रत्यय में एक वर्ण ही शेष रह जाए। उसकी अप्रिक्त संज्ञा जैसे सु में उकार की संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, तब वहां केवल स शेष रहेगा। अतः स यानी सकार अप्रिक्त है। अगला सूत्र है गति। गति संज्ञा का सूत्र है गतिश्च, अर्थात क्रिया के योग में प्र आदि की गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा भी होती है। उर्यादि शब्द च्वयंत तथा डाजंत शब्दों की क्रिया में क्रिया योग में गति और निपात संज्ञा होती है। क्रिया में प्र आदि की गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा भी होती है। उर्यादि शब्द च्वयंत तथा डाजंत शब्दों की क्रिया योग में गति और निपात। इसका सूत्र है सुप्तिगंतम पदम, अर्थात सुबंत और तिगंत शब्दों की पद संज्ञा होती है। सुबंत और तिगंत शब्दों की पद संज्ञा होती है। क्यपे सूत्र से नकारांत शब्द क्यच, क्यंग तथा क्यश परे रहते पद संज्ञा होती है। जैसे राजीयति, राजीयते आदि। पदम सुप्तिगंतम पदम, अर्थात सुबंत और तिगंत शब्दों की पद संज्ञा होती है। नह क्यपे क्यच, क्यंग तथा क्यश परे रहते पद संज्ञा होती है। जैसे राजीयति, राजीयते आदि। आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है स्कैन करते टाइम, लेकिन स्पष्ट है। तो चलिए देख लेते हैं। ऐसा विभाषा, इसका सूत्र है न वेति विभाषा। ये थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। न तथा वा इन दोनों अर्थों की संज्ञा होती है। न वेति विभाषा, न तथा वा इन दोनों अर्थों की विभाषा संज्ञा होती है। यहाँ पे व की जगह न होगा तो आप देखिएगा न वेति विभाषा, न तथा वा इन दोनों अर्थों की विभाषा संज्ञा होती है। यहाँ न तथा वा के साथ इति का ग्रहण होने से पदों के स्वरूप का ग्रहण न कर उनके अर्थों का ग्रहण करना चाहिए। इसी कारण इस अर्थ में स्थित होने पर च
अन्य तरस्याम के अर्थों की भी विभाषा संज्ञा हो जाती है। विभाषा दो प्रकार की होती है, व्यवस्थितम विभाषा और प्राप्ता प्राप्त विभाषा। कभी कभी पूछ देता है विभाषा कितने प्रकार की होती है, तो विभाषा दो प्रकार की होती है, व्यवस्थित विभाषा और प्राप्ता प्राप्त विभाषा। विभाषा न तथा वा इन दोनों अर्थों की विभाषा संज्ञा होती है। यह न तथा वा के साथ इति का ग्रहण करने से पदों के स्वरूप का ग्रहण न कर उनके अर्थों का ग्रहण करना चाहिए। इसी कारण इस अर्थ में स्थित च अर्थों की विभाषा दो प्रकृति की है, विभाषा और प्राप्ता प्राप्त विभाषा। ठीक है, नवेती विभाषा। अगला है निष्ठा संज्ञा। निष्ठा संज्ञा का सूत्र है कत कतवतु निष्ठा। कत और कतवतु इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। तो निष्ठा संज्ञा का सूत्र है कत कतवतु निष्ठा। कत तथा कतवतु इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। अगला है सवर्ण। इसका सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। आलू आदि स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिन वर्णों के समान हो उन्हें सवर्ण कहा जाता है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तालु आदि स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिन वर्णों के समान उन्हें सवर्ण कहा है, जैसे क ख ग घ। अगला है प्रगृहम यानी प्रगृह संज्ञा। इसका सूत्र है ईदु देद द्विवचनम प्रगृह्यम। ईदु देद द्विवचनम प्रगृह्यम अर्थात दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत तथा दीर्घ इकारांत द्विवचनों पदों की प्रगृह संज्ञा होती है। दीर्घ इकारांत, दीर्घ तथा दीर्घ एकारांत द्विवचन पदों की प्रगृह संज्ञा होती है। आगे है सर्वनाम। सर्वादिनी सर्वनामानि सर्व आदि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है, अर्थात सर्वादि गण में पठित 35 शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वादिनी सर्वनामानि सर्व आदि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है, अर्थात सर्वादि गण में पठित 35 शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वनाम स्थानम। है सी सर्वनाम स्थानम। सी सर्वनाम स्थानम जस व शस के स्थान पर होने वाले शी आदेश की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। जस व शस के स्थान पर होने वाली शी आदेश की सर्वनाम संज्ञा होती। अगला है टी संज्ञा। टी सूत्र है अचो अंत्यादि टी। ये आपको करना है सीधे सीधे सूत्र। तो अचो अंत्यादि टी।
तो आपने लिखा रहेगा टी आ देगा। तो आपसे पूछेगा कि कौन सी संज्ञा हुई है। तो अचो के मध्य जो अंत्य स्वर है वह है आदि में जिसके उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। अचो के मध्य जो अंत्य स्वर है वह है आदि के उस समुदाय की संज्ञा होती है। यदि किसी शब्द के अंत में मान स्वर ही तो केवल वह यदि किसी शब्द के अंत में मान स्वर ही है तो वहां केवल उस अंत्य स्वर की ही टी संज्ञा होगी। अगला है भ संज्ञा। इसका सूत्र है यचि भम। क्या है? यचि भम। तो इसको देख लेते हैं। यकारादि तथा अजादि प्रत्यय परे रहते पूर्व पद की भ संज्ञा होती है, अर्थात सु औ जस अम औट इन सर्वनाम संज्ञक को छोड़कर सु से लेकर कप प्रत्यय तक यकारादि और स्वरादि प्रत्यय परे रहने पर पूर्व की पद संज्ञा होती है। तो भ यचि भम यकार प्रत्यय परे रहते भ संज्ञा होती है। सु औ जस अम औट इन सर्वनाम संज्ञक को छोड़कर सु से लेकर कप प्रत्यय तक यकारादि और स्वरादि प्रत्यय परे रहने पर पूर्व की पद संज्ञा होती। तो इस क्लास में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा संयोग संज्ञा, गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, नदी संज्ञा, घी संज्ञा, उपधा संज्ञा, अप्रिक्त संज्ञा, गति संज्ञा, पदम। फिर हमने भाषा सूत्र देखा, निसंज्ञा को देखा, निष्ठा को देखा, सवर्ण संज्ञा देखा, प्रगृह संज्ञा देखा और सर्वनाम देखा, देखा, नाम स्थान संज्ञा देखा, भ संज्ञा देखा। तो आप ये सब देख लीजिएगा, इतने में से ही एग्जाम में पूछेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो इसी को 2 बार 4 बार जब तक याद ना हो जाए इसको देख के इसको कॉपी पे नोट करके जरूर याद कर लीजिएगा। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से छोटा सा लेकिन में बन ही जाता है। तो भी इग्नोर मत करिएगा, जरूर लीजिएगा। रटने से आपको बहुत लाभ मिलेगा, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो थोड़ी छोटी होगी लेकिन ये बहुत बहुत लाभ देने वाली है। आप सभी अपने सिलेक्शन की ओर अग्रसर हैं। मेरी शुभकामनाओं के साथ कि जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं उनको जरूर ही सफलता मिले। तो चलिए में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।